जय हिंद बच्चों, आज हम चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेन आपकी बॉडी में फ्लूइड है, जो सब चीज़ों को, फूड को, ऑक्सीजन को, CO2 को, हार्मोन्स को, इन सब चीज़ों को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा बॉडी फ्लूइड है जिसको कहते हैं लिम्फ। ये ब्लड से ही बनता है और बाद में ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनता है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों फ्लूइड्स का हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेशन होता है और क्या काम होता है, ये इस चैप्टर में डिटेल में है। दूसरा, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और इसके अलावा कि हमारा जो हार्ट है, 3 मेन कंपोनेंट हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड, दूसरा है आपका लिम्फ, ये तो 2 हो गए फ्लूइड कंपोनेंट। उसके अलावा एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हार्ट, एंड आफ्टर दैट थर्ड जो कंपोनेंट है वो होता है ब्लड वेसल्स। वो 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, जो कि फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स, जिनको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो प्लाज्मा है ये स्ट्रॉ कलर का होता है, पेल सा होता है थोड़ा सा, और ये विस्कस होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। ब्लड का 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% पार्ट जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद जो है प्लाज्मा मेनली वाटर होता है, 90 to 92% पार्ट जो है प्लाज्मा का वो पानी से बना हुआ होता है, और 6 से 8% पार्ट जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, कोई ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, कोई डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, जैसे फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स हैं, एल्ब्यूलिन्स हैं, ये और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और फिर हमारे जो प्लाज्मा है इसमें कुछ आयंस भी होते हैं, इसमें ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट होता है कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में ही जाता है। हार्मोन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। अब अगर आपके कहीं पे चोट लग जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो क्लॉट कई बारी क्या होता है, कहीं कुछ लग के ना वो हट जाता है क्लॉट, तो वहाँ पे कुछ ना आपका ट्रांसपेरेंट सा एक लिक्विड निकलता है। तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया जाए, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, उसको क्या कहते हैं? सीरम। अब हम करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब 3 टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं, एक बार डिटेल इसमें से करेंगे, फिर आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी जिसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको रिवीजन में ईजी रहे। तो 3 मेन तरह की ब्लड सेल्स हैं। सबसे पहले हम RBC से शुरू करेंगे। रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है ब्लड में, सबसे ज़्यादा ये होती हैं। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में एवरेज जो है 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन RBC होती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। RBCs कहाँ बनती है? हमारी ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती है। तो RBC हमारी बनती है रेड बोन मैरो में, ठीक है। जब ये मैच्योर होती है ना RBC, हमारी मैमल्स, मतलब इंसान भी एक मैमल ही है, ह्यूमन बीइंग भी, तो RBC जब मैच्योर हो जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, मैक्सिमम स्पेस हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई कर लेता है, और इनकी शेप होती है बाइकॉनकेव। जैसे एल्पेनलीबे आपने टॉफ़ी देखी है ना, साइड में करके देखो, वैसी सी शेप होती है बाइकॉनकेव, इस तरीके की ऐसी शेप होती है, ठीक है। साइड से देखोगे तो रेड कलर की होती हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, इन्हीं की वजह से। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितने ब्लड में? 100 ml ऑफ ब्लड में, ये याद रख लेना, 1 मार्क में आ जाता है बहुत बारी। उसके बाद RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद RBCs मर जाती हैं, नई बनती रहती हैं, पुरानी रिप्लेस होती रहती हैं, और RBCs जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में। ये एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, तो इसको बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। ये भी 1 मार्क में आ जाता है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBC? इसको कहते हैं स्प्लीन। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ आपकी ब्लड सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स, WBC। वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। तो ये कलरलेस होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनका नंबर कितना होता है? इनका नंबर होता है 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अब ये होती कैसी हैं, कितने टाइप की होती हैं? बहुत सारे टाइप की हैं। सबसे पहले 2 मेन टाइप हैं इसमें, ग्रेनुलोसाइट्स ये और ए ग्रेनुलोसाइट्स,
ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं, ये देखो ये वाले, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं। ये 3 टाइप की जो WBC हैं ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है, क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स है। ये जो 2 हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, तो इनको कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसोफिल में बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रल ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इनके में ये है हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है, और ये है हमारी RBC। ये सारी सेल्स दे रखी हैं आपकी। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। जो T लिम्फोसाइट है वो थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं, और जो B लिम्फोसाइट है वो बनती भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में ही होती हैं। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कल भी आपने पूछा था, जब ऑनलाइन इसने गरिमा ने पूछा था क्लास से पहले, भाई सबसे ज़्यादा जो है इनमें, सबसे कई बार पूछ लेते हैं इनमें से मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होती है न्यूट्रोफिल, 60 to 65% कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल। फिर सबसे कम कौन सी होती हैं, सबसे कम होती हैं बेसोफिल्स, 0.5 से 1% ही होती हैं ये, ठीक है। तो ये 2 मेन याद रख लो, बाकी ये रह जाए उतने याद रख लेना। फिर इनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, मेन से कर लो। जैसे जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, ये दोनों फैगोसिटिक होती हैं। फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पैथोजन आ गया इनके आसपास, हमारे ब्लड में पैथोजन आ गया, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया, उसको ये अपने अंदर ले लेती हैं और उसको खा लेती हैं, ख़त्म कर देती हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं, फैगोसाइटोसिस से। उसके बाद जो बेसोफिल है उनका क्या काम होता है, वो सेक्रीट करती हैं कुछ केमिकल्स, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब जब ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है तो ये उसको जमने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद है इओसिनोफिल। ये जो इओसिनोफिल है ये इन्फेक्शंस को रोकती हैं और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी, जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, इओसिनोफिल। उसके बाद जो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट हैं ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट तरह की ब्लड सेल्स हैं थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, कंप्लीट सेल्स नहीं होती, और ये कहाँ से बनती है, मेगा कैरियोसाइट से बनती हैं, जो स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं बोन मैरो में। हमारे ब्लड में नॉर्मली 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक प्लेटलेट होती हैं पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। प्लेटलेट का काम क्या होता है, जब चोट लगती है तो ये उसकी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, नहीं तो ब्लड लॉस से हमारी डेथ भी हो सकती है, एक्सेस ब्लड लॉस से, ठीक है। अब यही चीज़ ना मैंने एक दूसरी बुक में ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाई हुई है। इसमें मैंने मेन यही पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया है। जैसे ये ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा है 55% और कॉर्पसल्स है हमारी 45%। उसके बाद प्लाज्मा के पार्ट हमने डिटेल में कर लिए हैं NCERT में। कॉर्पसल्स में 3 तरह की हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे, WBC का दे दिया, और ये प्लेटलेट्स का नंबर दे दिया। प्लेटलेट्स का काम बता दिया। RBC का काम आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs बोला जाता है। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ल्यूकोसाइट्स के टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। इनको ग्रेनुलोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये फैगोसिटिक होते हैं और ये भी हमारे फैगोसिटिक होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट हैं और ये लीस्ट हैं, सबसे कम पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये केमिकल सेक्रीट करते हैं। और हेपेरिन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है नेचुरली तो उसको जमने से रोकता है, एंटीकोएगुलेंट है। इसका काम क्या होता है, इन्फेक्शंस को रोकता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टाइप की जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अगर ब्लड का फंक्शन पूछा जाए तो इन सब के फंक्शन मिला के आप बता सकते हो। प्लाज्मा का फंक्शन पूछा जाए तो प्लाज्मा का फंक्शन आप बताओगे कि ये बहुत सारी चीज़ों का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, फैट होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। CO2 और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ये सब चीज़ें आप ब्लड में भी बता दोगे और प्लाज्मा में भी बता दोगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। अब ब्लड ग्रुप्स जो है हमारे वो एंटीजन होते हैं दो टाइप के आरबीसी की सरफेस पे, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ABO और RH टाइप है, ठीक है। तो हमारे टोटल मिला के एक तरीके से 8 ब्लड ग्रुप हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपकी आरबीसी की सरफेस पे A एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा A, और जब A एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी-B। और ये ब्लड ले किस किस से सकता है, ये A से ले सकता है और ये O से ले सकता है। दूसरा, अगर आरबीसी की सरफेस पे B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी-A, मतलब A के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये ले किस किस से सकता है, B से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है AB अगर एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा O, ठीक है। अगर O ब्लड ग्रुप है तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होंगे, A वाला भी होगा और B वाला भी होगा। अगर मान लिया ये एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है, ओके, तो उसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी-B, यानी कि B के अगेंस्ट वाला। अब इसमें देखो जो ये 4 ब्लड ग्रुप जो दे रखे हैं AB, A, B और O, ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे ले रहा है, सबसे ले सकता है, सब इसको डोनेट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये सबसे ले सकता है। जो O ब्लड ग्रुप है वो केवल O से ही ले सकता है, तो लेकिन दे सबको सकता है, इसको भी दे रहा 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 है, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे दे पा रहा है, क्योंकि इसके आरबीसीज में कोई भी एंटीजन नहीं है। और ये कैसे ले पा रहा है, AB सबसे कैसे ले लेता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो किसी भी एंटीबॉडी के किसी भी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सके, तो इसलिए ये सबसे ले सकता है। तो कोई ये सबसे ले सकता है, कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हम कोई भी ब्लड ग्रुप लिया और किसी को भी चढ़ा दिया, नहीं, हमें प्रॉपर मैचिंग करनी पड़ती है ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चढ़ाने के लिए। अब एक इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है, RH फैक्टर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, और RH इनकम्पैटिबिलिटी। देखो RH फैक्टर क्या होता है, RH रिसस मंकी से आया है शब्द। रिसस मंकी में ये फैक्टर सबसे पहले, ये एंटीजन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और ह्यूमन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में नियरली 80% पॉपुलेशन में ये RH फैक्टर आरबीसी की सरफेस पे होता है, और 20% पॉपुलेशन में नहीं होता। तो जिनमें ये RH ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप होते हैं RH पॉजिटिव, जैसे A है और RH फैक्टर भी है तो A पॉजिटिव, B है ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर भी है तो B पॉजिटिव। अगर मान लिया ब्लड ग्रुप है O और RH फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे अब इसमें जो है क्या प्रॉब्लम आती है, एक केस डिस्कस किया गया, एक प्रॉब्लम कि जब कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट मदर है, उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, और जो उसका फीटस है उसका ब्लड ग्रुप है, यानी कि उसके जो यूट्रस में जो बेबी डेवलप हो रहा है, फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, यानी कि फादर का RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। तब उस केस में क्या होता है, RH एंटीजन ऑफ द फीटस ये मदर की बॉडी से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि दोनों का ब्लड बिल्कुल सेपरेट होता है प्लेसेंटा से, मदर से बस उसमें जा रही होती हैं चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें बेबी में, लेकिन बेबी से वापस मदर में जो है इस तरीके से कोई एक्सचेंज ऑफ ये ब्लड नहीं होता है, दोनों ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है जब डिलीवरी होती है कि फीटस का कुछ ब्लड मदर की बॉडी में जा सकता है, मैटरनल ब्लड में जा सकता है। तो मदर की बॉडी में अगर RH एंटीजन चला गया, फीटस का ब्लड चला गया, तो मदर की बॉडी में जो है क्या बनने शुरू हो जाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाएंगे RH फैक्टर के अगेंस्ट। अब उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी, सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट बच्चा होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में RH एंटीबॉडी मदर से कहाँ चले जाएंगे, उस फीटस में चले जाएंगे, और उस फीटस की आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है, ये कंडीशन बच्चे के लिए फैटल होती है। फैटल मतलब घातक, बच्चा मर सकता है, या अगर जिंदा भी रहेगा तो सीवियर अनीमिक होगा। अनीमिक का मतलब उसमें ये HB कम होगा, बहुत कम होगा, और उसको जॉन्डिस भी होगा बच्चे को। इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फिटेलिस। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को कहते हैं। ब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि आरबीसीज उसकी टूटेंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, और फिटेलिस मतलब फीटस की, तो ये नाम दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के इमीडिएटली बाद मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, यानी कि इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, anti-RH एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, जिससे ये प्रॉब्लम नेक्स्ट बच्चे के टाइम पे नहीं होती। नेक्स्ट है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कब होती है? जब चोट लगती है। बिना चोट लगे तो होती नहीं, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। मैंने इसको सिंपल एक ना नोटबुक में लिखा है, इससे आप याद कर लेना। देखो पेपर में आए तो आप यही लिख देना। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है ना। तो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी उस साइड पे जहाँ पे आपको चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे उस जगह पे आके, उस घाव पे, उस वुंड वाली जगह पे, इंजरी वाली जगह पे। और इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स जो है वो क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक फैक्टर होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, मतलब ये ना एक कैस्केड प्रोसेस होता है। कैस्केड मतलब, कैस्केड क्यों कहते हैं इस प्रोसेस को? क्योंकि चेन रिएक्शन होती है। कैस्केड प्रोसेस मतलब एक बनेगा, एक केमिकल बनेगा, वो दूसरे को बनाएगा, दूसरा तीसरे को बनाएगा, तो इस तरीके से चेन रिएक्शन चलती है। एक बनेगा तो ही दूसरा बनेगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, कब बना? जब चोट लगी। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन, हमारे ब्लड में होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। बनाता कौन है? इसको लिवर बनाता है, और इसको बनने के लिए क्या चाहिए? विटामिन के। तो कई बार कहते हैं विटामिन के एसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो वो क्यों जरूरी है? वो इनडायरेक्टली ज़रूरी है प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके किस में कन्वर्ट करेंगे? थ्रोम्बिन में। और फिर ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। और कैल्शियम आयन का रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन तो सॉल्युबल होता है, लेकिन फाइब्रिन इनसॉल्युबल होता है। धागे धागे से ऐसे थ्रेड टाइप पूरा नेट सा बन जाएगा, मैश सी, जाली सी बन जाएगी, और इसके बीच में हमारी जो इंजरी वाली प्लेस पे जो टूटी फूटी ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे इसके अंदर एंटेंगल हो जाएंगी, और ये सब मिला के क्या बन जाएगा? हमारा क्लॉट या कोएगुलम बन जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और हार्ट की फंक्शनिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।